नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इस अंक में मेरे साथ आज मौजूद हैं इन खबरों पर चर्चा करने के लिए खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्वागत है आपका। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में महिला वॉलीबॉल में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारत के विश्वनाथन आनंद और नीदरलैंड के अनीश गिरी के बीच छठे दौर की बाजी ड्रॉ, आनंद दूसरे स्थान पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 श्रृंखला का पहला मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में। और आईसीसी की आज जारी ताजा महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज 7वें और स्मृति मंधाना 9वें स्थान पर बरकरार। सबसे पहले नजर खेलो इंडिया युवा खेल पर। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में महिला वॉलीबॉल में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 3-2 से पराजित किया। इस बीच केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वॉलीबॉल खिलाड़ियों से बातचीत की और इससे पहले श्री ठाकुर ने कबड्डी के खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए और इन खेलों की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में हम इसे और आगे तक देखना चाहेंगे। ये 5 ट्रेडिशनल खेल को बीच में शामिल करने का निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनका मानना है परंपरागत खेलों को जितना हम बढ़ावा देंगे उतना ही दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ता है, इस खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ, कल को मलखम की बात करें, थांगटा की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ कि ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने के लिए होंगे। श्री ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने और चैंपियन देने के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की और उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया खेल आने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करता रहेगा। जिस तरह से खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम पिछले 1-1.5 साल से पूरे भारतवर्ष में खेलों की जैसे बाढ़ आ चुकी है और शायद ये एक सपना है तमाम जितने भी खेल विशेषज्ञों की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, अनुराग ठाकुर जी की बात करें कि वो चैंपियनों को तैयार करने में लग गए हैं जो आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, बड़े टूर्नामेंट्स हैं, उनमें भारत के लिए पदक लेकर आए। बिल्कुल सही बात है। ये जो दौर चल रहा है अगर देखा जाए तो भारतीय खेलों के हिसाब से सबसे अच्छा दौर कहा जा सकता है। स्वर्णिम युग इस समय भारतीय खेलों के हिसाब से है और उसके कई कारण। एक तो ये कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई को काफी अच्छा बनाया गया और उसके बाद ये जो खेलो इंडिया की शुरुआत की गई है, जैसा कि आपने खुद बताया कि अब जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के जो खेलकूद होते थे उसे भी खेलो इंडिया का नाम दिया गया, अभी बेंगलुरु में संपन्न हुए। तो युवा खिलाड़ी अभी जो हरियाणा में चल रहा है उसमें 22 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये चौथा संस्करण है और हमने देखा है कि इनमें से निकले हुए कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है भारत का। तो ये एक जो नई सोच है कि विशेषकर जो वैसे खेल जो लुप्त होते जा रहे थे क्रिकेट की चकाचौंध में, उन खेलों को अगर देखा जाए तो फिर से लाया गया, उनकी पुनरावृत्ति हुई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के खेल मंत्रालय के निश्चित रूप से। और इसमें सही कहा अनुराग ठाकुर जी ने कि प्रधानमंत्री जी की सीधे तौर पर यह सोच थी कि जो युवा खेलों के तरफ फोकस किया जाए और खेलो इंडिया के नाम से प्रतियोगिताएं कराई जाएं और उसके जो परिणाम निकले हैं वो काफी अच्छे परिणाम हैं। 22 साल तक की आयु के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं और उसमें से बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस चौथे संस्करण के भी कई खिलाड़ी आपको भारत की सीनियर टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। अभी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी भारत कर रहा है, उसमें चुनाव होना है और इसमें से कई खिलाड़ी हमें उस खेलों में देखेंगे। एशियन गेम्स का आगे बढ़ा दिए गए थे कोविड के चलते, उसमें इन खिलाड़ियों को देखने को मौका मिलेगा। और 4-5 नाम तो ऐसे पहले ही से हैं कि इन 4 संस्करणों में, इससे पहले जो 3 संस्करण हुए उसमें से 17-18 खिलाड़ी ऐसे निकले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित कर चुके हैं। शबाब, सिलसिला जारी रहेगा। शबाब, जो ये तैयारियां हो रही है इसमें भारत सरकार का तो योगदान है ही, साथ ही उन खिलाड़ियों को भी एक जज्बा मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है जो परंपरागत खेलों की मैं बात करूं तो क्रिकेट, हॉकी, इन सब की बात है, उनसे कुछ अलग हटके खेल हैं, उन्हें भी हम इस दौरान इन यूनिवर्सिटी ये जो खेल हो रहे हैं उनमें देख रहे हैं और जान पा रहे हैं कि ये खेल भी देश भर में खेले जाते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये कही जा सकती है कि जो खेल पहले, जिन खेलों की चर्चा आप कर रहे हैं, मात्र मनोरंजन के लिए खेले जाते थे, उन्हें अब प्रतिस्पर्धा में लाया गया है। उसके लिए मेडल खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, जो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि खेल मंत्री जी ने कहा भी कि बहुत जल्द हम इन खेलों को
देखेंगे ओलंपिक्स में भी, राष्ट्रमंडल खेलों में भी देखेंगे। देखिए कबड्डी को कितना लोकप्रिय बनाया गया और अब कोशिश ये की जा रही है कि वो भी ओलंपिक खेलों का हिस्सा बने। तो आपकी मिट्टी का जो खेल है उसको अगर आप प्रवान चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन खेलों में ज्यादा पैसा नहीं लगता, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अच्छा शबाब, इसका एक स्पिन ऑफ बेनिफिट भी नजर आता है। खिलाड़ी तो हैं ही, साथ में आपको कोचेस हैं और भी बहुत सारे जो खेलों को तैयार करने के लिए, खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, स्टेडियम तैयार करने के लिए स्पिन ऑफ बेनिफिट, यानी इन खेलों के न सिर्फ खिलाड़ियों को ही लाभ हो रहा है और भी बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे कि हमने कहा कि इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते और कुछ खेलों में तो इक्विपमेंट्स की जरूरत है। कुश्ती में क्या, अब मैट पर आ गया है तो थोड़ा बहुत मैट का खर्च होता है। अगर मिट्टी पर कुश्ती थी तो उसमें एक नया पैसा नहीं था। कबड्डी जब तक खेली गई मिट्टी पर कुछ पैसे नहीं लगते थे। तो कुल मिलाकर जितने भी हमारे परंपरागत खेल हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर इनको सिर्फ प्रमाण चढ़ाया जाए, इसके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, उनका उत्साहवर्धन किया जाए तो वही काफी है। और मेरे ख्याल से खेलो इंडिया इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता इन खेलों के लिए। लगातार हर खेलो इंडिया में नए खेलों को आजमाया जा रहा है। इस खेलो इंडिया में भी नए खेलों को आजमाया गया है और ये खेल आगे जाकर मेडल के लिए खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। अंतिम समाचार मिलने तक हरियाणा 16 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक सहित कुल 45 पदकों के साथ शीर्ष पर है। महाराष्ट्र ने 11 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत उसके हिस्से में आए और 9 कांस्य पदकों पर उसने कब्जा किया है। दूसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि मणिपुर 10 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा लगातार बेहतर खिलाड़ी प्रदर्शन दे रहा है, चैंपियन दे रहा है और ये इस बार के स्वर्ण पदक दर्शाते हैं कि कितना बढ़ावा दे रहा है वो अपने खिलाड़ियों को। बिल्कुल, हरियाणा तो हमारे खेल की नर्सरी है, एक ऐसा राज्य है जो खेलों के लिए ही जाना जाता है और जितने भी मुश्किल खेल हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है वो सारे खेलों में हरियाणा काफी आगे है। और हरियाणा ने, आपने देखा है, हरियाणा की बेटियों ने, हरियाणा के बेटों ने, दोनों ने मिलकर भारत का मान बढ़ाया है। जी, हरियाणा से सारे पहलवान कुश्ती हरियाणा से निकल कर आते हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर हम एक नया खेल मलखंब देख रहे हैं। वहां से दक्षिण भारत से निकल के खिलाड़ी अब नजर आते ये उसी की भाषा भी इस्तेमाल की जाती है। तो वहां के ट्रेडिशनल गेम है उनको भी प्रेरित किया जा रहा है। उत्तर भारत के बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें उत्तर भारत के खिलाड़ियों का दबदबा है, लेकिन कुछ छुपे हुए खेल ऐसे भी थे जहां दक्षिण भारत, जिसका आपने जिक्र किया कि वहां भी कुल खेल छुपे हुए थे। तो इन खेलों को, इन प्रतिभा को भी इस खेलो इंडिया के माध्यम से उभारा गया है। तो नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि ये भी एक खेल है जो मात्र मनोरंजन के लिए खेला जाता था, लेकिन अब प्रतिस्पर्धा के लिए खेला जा रहा है। तो ये इन सब खेल जब आगे बढ़ेंगे, दावेदारी भारत की बनेगी। भारत जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है वो दावेदारी पेश करेगा कि क्यों नहीं इन खेलों को राष्ट्रमंडल और ओलंपिक में भी शामिल किया जाए। और शबाब, न सिर्फ खेल खिलाड़ी बल्कि एक दूसरे की संस्कृति को भी समझने का मौका मिलेगा जब सभी खिलाड़ी इकट्ठे होंगे। दक्षिण भारतीय खिलाड़ी उत्तर भारत के खिलाड़ियों से मिलेंगे, हरियाणा के खिलाड़ी मणिपुर के खिलाड़ियों से मिलेंगे, तो बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा कि कुछ परंपरागत जब हमारे देश में हर 300 किलोमीटर पर हमारी भाषा और खान पान बदल जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो राज्य हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, वहां पर बहुत से ऐसे खेल हैं और जो वहां के कल्चर से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही नवीन जी कि इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि खेलो इंडिया अंडर 22 इस टूर्नामेंट में पूरे देश के जो खिलाड़ी इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक किसी न किसी तरीके से संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा है। और अब खेलो इंडिया खेलों से हम आपको सीधे लिए चलते हैं जकार्ता की ओर। जकार्ता में आज से शुरू हुए इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की। अब से कुछ देर बाद महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी, जबकि पुरुष डबल्स में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेगी। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ रहा, सुनते हैं ये रिपोर्ट मुनीश की। जकार्ता में आज से शुरू हुए इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप पहुंच गई हैं अगले दौर में। आकर्षी ने थाईलैंड की सिराडा को 13-21, 21-9, 21-9 से पराजित किया। मिक्स डबल्स में बी सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी पहुंच गई है अगले दौर में। भारतीय जोड़ी ने जापान के निशिकावा और ओजाकी की जोड़ी को 17-21, 21-18, 21-14 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में शुभंकर डे और कार्तिकेय हारकर टूर्नामेंट से
बाहर हो गए हैं। साइना नेहवाल, परुपल्ली कश्यप और एचएस प्रणय ने अंतिम समय पर इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। साइना और प्रणय आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो परुपल्ली कश्यप अभी तक हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं पाए हैं। अब पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पर ही भारत को जीत दिलाने का दारोमदार रहेगा और इन दोनों के अलावा समीर वर्मा और अन्य खिलाड़ी भी टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन उनके जीतने की उम्मीद जरा कम है। पुरुष एकल ड्रॉ में समीर वर्मा दूसरे भारतीय हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु 28 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी तैयारी को और पुख्ता करेंगे। दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन 7वें वरीयता प्राप्त डेनमार्क के हैंस क्रिस्टियन सोलबर्ग विटिंग से शुरुआती दौर में खेलेंगे। ये दोनों ही खिलाड़ी अभी तक 2 बार आमने सामने हुए हैं और दोनों बार क्रिस्टियन ने सेन को हराया है। इस बार लक्ष्य उनके खिलाफ अपना रिकॉर्ड जाहिर है बेहतर करना चाहेंगे। सेन ने आखिरी बार उनका सामना किया था 2020 में डेनमार्क ओपन में, जब वो अपना प्री क्वार्टर फाइनल हार गए थे। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा। शबाब, अपनी चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं कि कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल, परुपल्ली कश्यप, एचएस प्रणय ने अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया। मुझे लगता है कि आप ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा परिपक्व होंगे और ज्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे, और इस टूर्नामेंट में ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन नाम वापस लिया। देखिए, ये खेल प्रबंधन, जो टीम प्रबंधन है, उसकी रणनीति का हिस्सा भी होता है कि राष्ट्रमंडल खेल निश्चित रूप से एक बड़ा खेल है। अगर कहा जाए तो ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो उससे पहले अगर कुछ मास्टर्स टाइप के टूर्नामेंट अगर होते हैं, भले आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर टूर्नामेंट एक चुनौती होती है, उसमें भाग लेना चाहिए, लेकिन बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए जो खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जिन पर काफी कुछ दारोमदार है, तो उनको इसलिए बचाया जाता है ताकि वो घायल ना हो जाएं, चोटिल ना हो जाएं। तो इस तरह की रणनीति का एक हिस्सा होता है और यही कारण है, पहले से ही सबको पता था कि अंतिम समय पर ये 3 प्रमुख खिलाड़ी जो हैं इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल जुलाई में ही होने वाला है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये साल वैसे भी बैडमिंटन के लिए काफी अच्छा साल रहा। आपको याद होगा, पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है, उसके भी कई खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। तो भारत ये चाहता है कि थॉमस कप से जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, राष्ट्रमंडल खेलों में उसकी चमक और धमक दिखाई दे। यही कारण है कि कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। शबाब, एक खिलाड़ी जिसपे मेरी नजर पड़ रही है, आकर्षी कश्यप, बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले टूर्नामेंटों में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बिल्कुल, ये दूसरी पंक्ति के इन खिलाड़ियों में है जो आने वाले 4-5 वर्षों में शीर्ष क्रम के खिलाड़ी होंगे और इनसे भारत को काफी उम्मीदें हैं। जी, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन नजर रहेगी, कल वो अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पीवी सिंधु, आपको क्या लगता है कि कहां तक, किस दौर तक वो पहुंच पाएंगी इस टूर्नामेंट? देखिए, जो रेटिंग के जो खिलाड़ी हैं, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी, उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनसे हाई रेटिंग के खिलाड़ी, जो वरीयता के खिलाड़ी उनके मुकाबले में सामने हैं। और जाहिर है हमारे जो भी वरीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने बैडमिंटन में हर स्तर पर, ओलंपिक से लेकर के जितने भी टूर्नामेंट अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, सब में अपना सिक्का जमाया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उम्मीद नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि मास्टर्स टूर्नामेंट की जो रणनीति होती है कुछ अलग होती है और उसमें कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य सेन उभरते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि ये दूसरे क्रम के खिलाड़ी हैं, आने वाले वर्षों में ये शीर्ष क्रम के खिलाड़ी होंगे भारत के। जी, इस बीच क्रिकेट की बात, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 श्रृंखला का पहला मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले आज भारतीय टीम ने अभ्यास किया। अभ्यास सत्र में टीम ने पहली बार शामिल किए गए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक ने भाग लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2019 के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है। 35,000 दर्शकों की क्षमता है इस स्टेडियम की और लगभग 94% टिकटों की बिक्री हो गई है और स्टेडियम में दर्शकों को मैच के दौरान मास्क पहनने का आग्रह किया गया है। बहुत लंबे अरसे के बाद भारत एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल रहा है, खासकर 2020 की बात करें। और जी, आईपीएल अभी खत्म हुआ है, बहुत से खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के भाग लिया। अब भारत के सामने वही चुनौती। बिल्कुल सही बात आपने कही। 1 महीने से दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख खिलाड़ी भारत में है, तो इसका दक्षिण अफ्रीका को निश्चित रूप से फायदा मिलता रहा। सिर्फ दक्षिण अफ्रीका नहीं, आईपीएल में जिस देश के भी खिलाड़ी खेलते हैं, भारत में जो द्विपक्षीय श्रृंखला होती है भारत के विरुद्ध, वहां उनको मौका काफी लाभ होता है इसका कि भारत के पिचों पर भारतीय खिलाड़ियों की क्या रणनीति होती है उसको नजदीक से जानने को। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि वो साथ में टीम में खेल चुके हैं, तो ये बहुत फायदा होता है। लेकिन भारत को कि जहां तक T20 श्रृंखला जो शुरू हो रही है उसकी बात हम करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत लगातार 12
T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत चुका है और संयुक्त रूप से अफगानिस्तान के साथ पहले नंबर पर है। दिल्ली का T20 मैच अगर जैसे ही भारत जीतता है तो लगातार 13 T20 मैच जीतने वाला विश्व का पहला देश भारत बनेगा। अभी अफगानिस्तान के साथ 12 लगातार मैच जीते हैं। राहुल द्रविड़ ने आज अरुण जेटली स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले नवीन। उन्होंने अपनी रणनीति साफ की है। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि भले ही एक रिकॉर्ड है सामने, लेकिन हम रिकॉर्ड के लिए नहीं, जीत के लिए खेलेंगे। और दिनेश कार्तिक जो 3 साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं, उनका रोल उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आप जिस तरह से आईपीएल में एक फिनिशर के रूप में आप ने जो योगदान दिया है, यही योगदान आपको भारतीय टीम के लिए श्रृंखला में भी देना होगा। शबाब, हालांकि बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में सीरीज में नजर नहीं आएंगे, लेकिन नजरें जो रहेंगी वो उमरान पर रहेंगी, अर्शदीप पर रहेंगी। बिल्कुल, इन दोनों पर रहेंगे, लेकिन अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि अंतिम एकादश में शामिल किया जाता है कि नहीं, ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि और भी कई खिलाड़ी हैं, ओवैस खान भी हैं जो इनको मौका दे रहे हैं। और 20 मिनट तक लगभग कल जो खबर आई थी, उन्होंने अलग से बात की है उमरान मलिक से, राहुल द्रविड़ ने, जो टीम के कोच हैं। तो टीम प्रबंधन या कोच 2 परिस्थितियों में खिलाड़ी से बात करता है। एक परिस्थिति वैसी होती है जब उन्हें खिलाना होता है, और एक परिस्थिति वैसी होती है जब उन्हें नहीं खिलाना होता है। दोनों में बात की जाती। कुलदीप यादव इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जब रवि शास्त्री मुख्य कोच थे, बार बार बुलाते थे, उनको समझाते थे कि बाद में मौका मिलेगा, अभी स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी और भी हैं, वेट करो। ये देखा है हमने। उमरान मलिक इस रफ्तार के शहंशाह, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राहुल द्रविड़ ने ये बात भी उनके लिए कही कि उन्हें बहुत कुछ ऐसा सीखना है। क्रिकेट प्रशंसक जिन्होंने 157 की रफ्तार आईपीएल में देखी है, वो तो चाहते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम पर उमरान मलिक को खेलते हुए देखा जाए, लेकिन टीम प्रबंधन ने मेरे हिसाब से अभी तक कोई निर्णय इस सिलसिले में लिया नहीं है। शबाब, मेरा प्रश्न पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया कि सभी क्रिकेट प्रशंसक जो है वो चाहेंगे कि पहले ही मैच में तेज तर्रार उमरान, जिससे उम्मीदें हैं पूरे भारत को कि भारत एक इतना तेज गेंदबाज दे सकता है, उसे अरुण जेटली स्टेडियम के पिच पर देखना चाहेंगे। बिल्कुल। और अब बात रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ। मुंबई ने पहली पारी में 8 विकेट पर 647 रन बनाकर पारी घोषित की। दिन का खेल समाप्त होने तक उत्तराखंड ने 2 विकेट पर 39 रन बनाए। बंगाल ने झारखंड के साथ क्वार्टर फाइनल मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 577 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के साथ कर्नाटक ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 8 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। वहीं पंजाब के साथ क्वार्टर फाइनल के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मध्य प्रदेश ने 2 विकेट पर 238 रन बना लिए हैं। ये तो क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के रन हुआ, लेकिन आज बहुत से कुछ खिलाड़ियों का पदार्पण हुआ और बहुत बेहतरीन खेल उन्होंने दिखाया। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक युवा खिलाड़ी जिसने पदार्पण में ही शतक अपनी टीम में मुंबई के लिए बनाया, निश्चित रूप से। और फिर सरफराज खान जो कि 170 से भी ज्यादा के एवरेज से रणजी ट्रॉफी में रन बना रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, विशेषकर युवा खिलाड़ी की अगर जिसकी हम बात कर रहे थे, मुंबई की तरफ से पहले ही मैच में दोहरा शतक। ये आज कहा जाए कि आज के जो मुकाबले खेलेंगे उसमें मुख्य आकर्षण है। जी, सुवेद पारकर हैं उन्होंने जिन्होंने शतक दिखाया। उसमें रहाणे की झलक नजर आ रही है, जो खबरें आ रखी हैं। उनके खेलने का स्टाइल थोड़ा इस तरह का है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र जो है वो एक भट्टी है जहां से खास करके बल्लेबाज निकलते हैं, उसी में से पारकर भी निकल रहे हैं। और जिस तरह का अपने पहले ही मैच में उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया है, काफी कूल है। और रहाणे जिस तरह से बल्लेबाजी करते थे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के, उस तरह की शुरुआत इन्होंने की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कई ऐसे खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में आए हैं जिन्होंने स्कूलीय स्तर पर विश्व कीर्तिमान स्थापित किए, रणजी ट्रॉफी में आते ही शतक लगाया, तो उनमें से एक नाम और शामिल हो गया है। आईसीसी की आज जारी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की मिताली राज 7वें स्थान पर और स्मृति मंधाना 9वें स्थान पर बरकरार हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड की सोफी एक्सेलेटन शीर्ष पर, जबकि दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल और ऑस्ट्रेलिया के जेस जोनासन दूसरे और तीसरे स्थान पर हासिल हैं। वहीं झूलन गोस्वामी भारत की ओर से 5वें स्थान पर बनी हुई है। शतरंज की बात करें चलते चलते तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारत के विश्वनाथन आनंद और नीदरलैंड के अनीश गिरी के बीच छठे दौर की बाजी जो है वो ड्रॉ हो चुकी है और विश्वनाथन आनंद जो है वो दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। शबाब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपसे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।